पहले बात करेंगे असेंबली सेशन की। जी हां, 17 जनवरी से तेलंगाना असेंबली के सेशन का आगाज होने वाला है। कल तेलंगाना असेंबली के उबूरी स्पीकर की हैसियत से मजलिस के रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान हलफ लेंगे। असेंबली सेशन की तैयारियों से मुताल्लिक सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर जायजा इजलास भी मुनक्किद किया गया, जिसमें डीजीपी और पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। एक रिपोर्ट। 17 जनवरी से तेलंगाना असेंबली का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। 4 रोज तक चलने वाले इस इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काउंसिल चेयरमैन स्वामी गौड ने अपने चैम्बर में आला ओहदेदारों का इजलास तलब किया, जिसमें डीजीपी महिंदर रेड्डी के अलावा दीगर शरीक थे। असेंबली सेशन 20 जनवरी तक जारी रहेगा। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन 16 जनवरी को शाम 5 बजे राजभवन में MIM रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान को उबूरी स्पीकर का हलफ दिलाएंगे। 17 जनवरी को सुबह 11:30 बजे से असेंबली सेशन का आगाज होगा। उबूरी स्पीकर नौमुंतखबा अरकान असेंबली को हलफ दिलाएंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। 18 जनवरी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात होंगे। 19 जनवरी को गवर्नर असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। असेंबली सेशन के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। 16th ఈవినింగ్ రాజ్భవన్లో ప్రోటెమ్ స్పీకర్ గారికి ఓత్ టేకింగ్ ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ప్రీవియస్ ఇయర్ లాగే అన్ని ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో యాక్సెస్ కంట్రోల్ తర్వాత ట్రాఫిక్ అరేంజ్మెంట్ అన్ని సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కషన్ జరిగింది. సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అన్ని అరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ నాకు ఒక రౌండ్ ఆఫ్ మీటింగ్ విత్ ట్రాఫిక్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిటీ సెక్యూరిటీ వింగ్ తోటి జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ 4 డేస్లో వీ విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ అసిస్టెన్స్ फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द सेशन। 2018 में हुए इंतखाबात में TRS पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए फिर एक मर्तबा तेलंगाना असेंबली पर गुलाबी परचम बुलंद किया है। TRS हुकूमत की दूसरी मियाद का ये पहला असेंबली इजलास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और नाज़रीन, तेलंगाना असेंबली सेशन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान का। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे कल राजभवन में किस तरह की तकरीब की तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां पर आज देखा जा रहा है? देखिए ना, कल राजभवन में शाम 5 बजे एक सादा सी तकरीब मुनाकिद होगी, जिसमें चारमीनार के मुंतखबा MLA मुमताज़ अहमद खान को बहैसियत उबूरी स्पीकर हलफ दिलाया जाएगा। ये एक बिल्कुल सादा सी तकरीब है, जिसका इख्तिताम शायद 10-15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद परसों से जो 17 जनवरी से जो पार्लियामेंट का 4 रोज़ा असेंबली का जो 4 रोज़ा इजलास है, उसकी तैयारियां शुरू होंगी। हिना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अनीस के स्पीकर के ओहदे के लिए किस तरह की पशुपेश इस बार देखी जा रही है? क्या कुछ तातुल भी है या सब कुछ साफ शफाफ? देखिए हिना, ये जो असेंबली के स्पीकर का ओहदा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीनियर जो कायदीन हैं, जो सीनियर MLA जो मुंतखब हुए हैं, वो इस ओहदे के लिए जो है वो कोई ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है कि किस को ये ओहदा दिया जाए। लेकिन 2 नाम जो सबसे ज़्यादा जो उभर कर सामने आ रहे हैं वो हैं साबिक़ा हुकूमत में जो साबिक़ा वज़ीर ज़राअत थे पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, उनका नाम सबसे पेश है। उसके अलावा जो साबिक़ा असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर थी पद्मा देवेंद्र रेड्डी, उनका भी नाम आ रहा है। तो शायद ये इन दोनों में से किसी एक का नाम जो है वो स्पीकर के ओहदे के लिए पेश किया जाएगा। हिना जी, अनीस, ये इस तरह का जो तातुल है वो आखिर किस लिए देखने में आ रहा है? क्योंकि ऐसा तो शायद पहले कभी नहीं हुआ और स्पीकर का ओहदा काफ़ी अहम माना जाता है। पूरी जो कार्रवाई होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह से वो कार्रवाई चलाने में अपना अमल दखल उनका रहेगा। तो फिर इस बार ऐसा क्यों? देखिए हिना,
तेलंगाना की तश्कील के बाद चूँकि यहाँ पर जो है सिर्फ 119 नशिस्त हैं असेंबली में, तो उसके हिसाब से बहुत ही कम जो है वज़रा का जो है ओहदे दिए जाएंगे, बहुत ही कम MLAs को दिए जाएंगे। तो ये समझा जा रहा है कि अगर स्पीकर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे तो उस MLA को, उस पर्टिकुलर MLA को वज़ीर बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो शायद इसीलिए जो कायदीन हैं, जो MLAs मुंतखब हुए हैं, वो इस ओहदे के लिए तैयार नहीं है, तो शायद इसीलिए ये ताअद्दुल है। लेकिन कल तक शायद ये साफ हो जाएगा कि किसको स्पीकर के ओहदे के लिए जो है उनकी उम्मीदवारी पेश की जाएगी, ऐसा लगता है हिना। जी अनीस, बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम इन तमाम चीज़ों को हमारे नाज़रीन के सामने रखा। एक और सवाल कि कैबिनेट की तश्कील कब तक होगी? क्या हम कुछ नाम जो है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, या फिर जब कैबिनेट बनेगी उसी वक्त होगा? क्योंकि पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो पाई है। देखिए हिना, किसी भी जो सीनियर लीडर हैं TRS के, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी इत्तला नहीं आया है कि किसको काबीना में शामिल किया जाएगा। शायद 17 जो जनवरी है उस दिन MLAs को हल्फ लेना है, तो 18 को जो है गवर्नर जॉइंट जो असेंबली सेशन है उसको खिताब करेंगे। तो शायद ये समझा जा रहा है कि 17 को हल्फ लेने के बाद शायद 8 जो MLAs हैं मुंतखबा, उनको वजारत की जिम्मेदारी दी जाएगी। उस दिन ऐलान होगा, शायद उस दिन हल्फ भी लें। तो ऐसा लगता अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किन को ये जिम्मेदारियां मिलेंगी हिना। जी अनीस, तो यानी हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत ही फूक कर इस बार जो है वो KCR अपनी कैबिनेट की तश्कील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार भी चल रहा है, क्यों? जी देखिए ना, ये चूँकि TRS एक रियासती पार्टी है, तो जो है इस तमाम जो इख्तियारात हैं वो जो पार्टी के सदर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास हैं। तो कोई जो है सीनियर जो लीडर्स हैं वो इस मौक़िफ़ में नहीं है कि कुछ इत्तला जो है वो सामने जो कुछ इत्तला का जो है वो अफशा कर सकें। जी अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। कल भी हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेंगे। और नाज़रीन, चलिए अब हम बात करेंगे पतंगों की। जी हाँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद में पतंगों का फेस्टिवल यानी संक्रांति उरूज पर है। नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी लीडरों ने भी खूब पतंग उड़ाया और पतंग उड़ाते हुए अपने बचपन की यादों को भी ताज़ा किया। बीजेपी लीडर किशन रेड्डी, बंडारू दत्तात्रेय, लक्ष्मण और दीगर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पतंगें भी खूब उड़ाई। बीजेपी लीडरों ने एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की और साथ ही साथ संक्रांति त्योहार की बेहद मुबारकबाद दी। సంక్రాంతి సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా మంచి అష్ట ఐశ్వర్యాలు ఉండాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నా। రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ ఒక మంచి అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నా। భారతీయ జనతా పార్టీ తరపున అందరికీ శుభాకాంక్షలు। వ్యవసాయానికి రైతులకు ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం। వాళ్ళకు ఈ పండుగ సందర్భంగా సాంకేతికమైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందింపజేసి వ్యవసాయానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడమే సంక్రాంతి ఒక పెద్ద పండుగని, ఈ సాంప్రదాయ పండుగ పరంపరాగతంగా వస్తున్నటువంటి ఈ పండుగకు మనం ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, పండుగకున్నటువంటి విశిష్టత మరి 3 రోజుల పండుగ భోగి మంటల్లో చెడును దహింపజేసి మంచిని మరి ఆహ్వానించి ఏ రకంగా మరి ఈరోజు సమాజంలో మంచిని పెంపొందించడానికి నరేంద్ర మోడీ చేస్తున్న కృషికి అందరూ కూడా మరి ముందుకు రావాలా। సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఇవాళ గొబ్బెమ్మలు, గంగిరెద్దులు, హరిదాసుల కీర్తనలు, పల్లె వాతావరణం ఉట్టిపడే రీతిలో ఇవాళ పట్టణంలో కొరబడుతుంది। ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క పతంగుల పండుగ కూడా, కైట్ ఫెస్టివల్ కూడా మరి చాలా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తాం। మన దేశంలో మరి నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు
ప్రభుత్వం తరఫున అధికారపూర్వకంగా మొట్టమొదటిసారిగా గుజరాత్లో కైట్ ఫెస్టివల్ వారు ప్రారంభించారు। ఈరోజు అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా కైట్ ఫెస్టివల్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి। और नाज़रीन, त्योहारों के इस मौसम में हैदराबाद में ट्रैफिक का क्या हाल है ये भी जरा हम आपको बताते हैं। जहां हमेशा ट्रैफिक का भारी जमावड़ा रहता है, ट्रैफिक की वजह से सड़कें जो है गाड़ियों से खचाखच नजर आती हैं, वही हैदराबाद अब सुनसान मंजर पेश कर रहा है। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर शहर हैदराबाद में मुकीम लोग अपने अपने आबाई मुकाम को चले गए हैं। चाहे दिलसुख नगर की बात करें, मियाँपुर की बात करें, उप्पल, लकड़ी का पुल, पंजागुट्टा, सेक्रेटेरिएट, इसके अलावा नेकलेस रोड और दूसरे इलाकों की सड़कें खाली हो गई हैं। रोजगार और मुलाजमत के सिलसिले में शहर हैदराबाद में मुकीम तमाम लोग संक्रांति त्यौहार के पेश नजर अपने अपने आबाई मुकाम को चले गए हैं। मरकजी हुकूमत गिरिजनों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। हैदराबाद की गचिबावली जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में गुरुकुल नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2019 का आगाज किया गया। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए कबायली उमूर जसवंत सिंह भाबोन ने स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स मीट में 20 रियासतों के तकरीबन 2000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। जुमला 12 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ये स्पोर्ट्स मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। स्पोर्ट्स मीट के इफ्तिताह के मौके पर गुरुकुल तलबा ने रिवायती रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए जो कि सबकी तवज्जो का मरकज बने। हमारे मंत्रालय का 14-15 में बजट 3,832 करोड़ था, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने 18-19 में 6,000 करोड़ हो गया है। मैं आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब का मैं उसको याद करना चाहता हूं। आज़ादी के 52 साल के बाद जनजाति समाज को सर्वांगी रूप से विकास की दिशा में ले जाने के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रयास किया था और एकलव्य मॉडल स्कूल की धारणा की नींव इसने रखी थी। और आज मुझे कहते हुए बहुत गौरव है कि पूरे देश में जनजाति समाज के गांवों से आते हुए, पहाड़ों डूंगर से आते हुए बच्चों को सर्वांगी विकास करने के लिए माननीय मोदी साहब ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। तेलंगाना फॉर्म होने से पहले हमारे पास सिर्फ 261 रेजिडेंशियल स्कूल थे, मगर आज के दिन हमारे तेलंगाना में 1000 रेजिडेंशियल स्कूल है सर, 1000 रेजिडेंशियल स्कूल। हमारा चीफ मिनिस्टर महोदय जी ने रेजिडेंशियल एजुकेशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए एससी और एसटी सब प्लान में दे दिया सर। और ये स्कूल्स में शिक्षण देने के लिए 10,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट चल रहा है तेलंगाना में सर, 10,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट चल रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने यही कहा है हमसे, जो चावल हम घर में खाते हैं, जो मटन चिकन हम घर में खाते हैं, जो एग्स हम घर में खाते हैं, जो शूज हम पहनते हैं और जो भाषा हमारा खुद के बच्चे पढ़ते हैं, वही भाषा अंग्रेजी या हिंदी या तेलुगु जो भी है, वही भाषा सबसे बढ़िया भाषा हमारा बच्चे, ट्राइबल वेलफेयर बच्चे भी बोलना चाहिए। वही हमारा चीफ मिनिस्टर। रंग बिरंगी पतंगों और इंटरनेशनल स्वीट्स फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में रोजाना लाखों लोग इस फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। काइट यानी पतंग और स्वीट यानी मिठाई फेस्टिवल का हर उम्र के लोग बेहद मजा ले रहे हैं। आइए चलिए आपको भी यहाँ का जरा नजारा दिखाते हैं। संक्रांति फेस्टिवल का नाम सुनते ही हमारे जहन में रंगोली, बच्चों और नौजवानों के जहन में पतंगबाजी का शौक बढ़ जाता है। आज काइट फेस्टिवल का आखिरी दिन है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में संक्रांति फेस्टिवल को बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है,
जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के सयाह शरीक हैं। First time also I reached India in Hyderabad. So I found the place is very nice. That the organizer of tourism is very good to organize a kite festival like this, because this type of sport, or we call it always culture. That is not even tourism, but it will be unite all the community to come here, because the kite flying is very universal. काइट फेस्टिवल को लेकर खास तौर से बच्चों और नौजवानों में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। 20 ममालिक के 45 से जायद काइट प्लेयर्स फेस्टिवल में शरीक हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के 60 से जायद काइट प्लेयर्स फेस्टिवल में पतंगबाजी कर रहे हैं। स्पेशली बच्चों के दिखाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। जो इतने बड़े बड़े पतंग उड़ते हैं वो उनको मालूम भी होना चाहिए कि ये भी आकाश में उड़ते हैं, इसलिए हम स्पेशली बच्चों के लिए आए हैं यहाँ पे। एक जानिब काइट फेस्टिवल तो दूसरी जानिब स्वीट फेस्टिवल आवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। स्वीट फेस्टिवल में हमा अक़साम के स्वीट मौजूद हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा हिंदुस्तान सिमटकर एक ही छत के नीचे आ गया है। It's been going really well. I like it. Very big event. Yeah. And the name, there are many sweets, but it's brigadeiro in Portuguese, or beijinho, different things. And there's chocolate, there's milk, there's coconut, many different. For me, this is amazing. This is amazing. I'm very glad to stay here and participate in this festival. It's wonderful. काइट और स्वीट फेस्टिवल का दौरा करने वाले मुल्क व बैरून ममालिक के सयाहों ने खुशी का इजहार किया। सयाहों ने मुस्तकबिल में भी इस तरह के फेस्टिवल मुनक्किद करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मौजूद डॉक्टर काउंट सिजमेटी की यौम पैदाइश के मौके पर 20 जनवरी को हैदराबाद में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के तरीक़े इलाज से आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। इस मौके पर खिताब के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माहिरीन और माहिरीन कानून को भी दावत दी गई है। हैदराबाद में बरसरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स का मुतालबा है कि राजस्थान की तरह तेलंगाना में भी इस तरीक़े इलाज को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया जाए। 20 जनवरी को डॉक्टर काउंट सिजमेटी का बर्थडे और अवेयरनेस शऊर बेदारी प्रोग्राम मीडिया प्लस एबिट्स पे रखा गया है, और मैं अपील करता हूं सभी हजरात से कि इस प्रोग्राम में शरीक होकर के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्रोग्राम मनाया जाएगा। हिंदुस्तान के बहुत माहिरीन डॉक्टर्स और कानूनदा एडवोकेट्स और बहुत सारे प्रोफेसर्स इस हैदराबाद से और दूसरे स्टेट से पूरे भारत से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। डॉक्टर परविंदर पांडे, डॉक्टर काउंट सिजमेटी ये फादर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी हैं, जो रुचिटा शहर बोलांगा इटाली में पैदा हुए और पौने 200 साल पहले उन्होंने इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिसर्च किया 114 तरोताज़ा पौधे से। पूरे हिंदुस्तान में ऑल स्टेट को ऑर्डर आ चुका है कि इस पैथी पर कानून साजी की जाए, जिसपे अमल करते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पैथी पर बिल ला करके रिकॉग्नाइज कर लिया है। तेलंगाना में भी अभी तक इसके बारे में बहुत बार मुलाकात की जाती, लेकिन बीच में असम्बली भंग हो जाने की वजह से हमारे कुछ काम डिले हुए हैं। अभी 2-4 दिन के अंदर भी हम हेल्थ मिनिस्टर से और हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने आबाई गांव नारवरपल्ली का दौरा किया। नायडू ने यहां अपने अहल खाना के साथ खुसूसी पूजा अर्चना में शिरकत की। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को खुशहाल रियासत बनाने के लिए दुआएं की। चंद्रबाबू नायडू ने लोगों को संक्रांति की मुबारकबाद भी पेश की। वहीं देही इलाकों में भी संक्रांति त्यौहार की धूम मची है। हर उम्र के लोग इस फेस्टिवल का जश्न मिलकर मना रहे हैं। गुंटूर की अगर बात करें तो यहां दोस्ती इदारे की तरफ से संक्रांति फेस्टिवल में खवातीन के अलावा तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान यहां मौजूद खवातीन ने रिवायती रक्स करते हुए एक दूसरे को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की।
उधर संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के कई अजला में मुर्गों को लड़ाने के रिवायती मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद हमेशा से मौजूद रहती है। आपको बताएं कि हर साल आंध्र प्रदेश के कबायली इलाकों में मुर्गों को लड़ाने के मुकाबले मुनक्किद किए जाते रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संक्रांति के मौके पर तेलंगाना के तलबा की बड़ी तादाद पहुंची। तेलंगाना के तलबा ने बीच पर डांस करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और संक्रांति मनाई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले इन स्टूडेंट्स का कहना है कि रियासत तकसीम हुई है लेकिन लोग नहीं। और वहीं मशरकी गोदावरी के नरसापुर में 21वें कौमी सतह के लड़कियों और मर्दों के कबड्डी मुकाबले मुनक्किद किए गए। रियासती कॉरपोरेशन चेयरमैन और डीएसपी ने कबड्डी मुकाबलों का इफ्तिताह किया। लड़कियों की 14 और लड़कों की 16 टीमें इन मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। 5 रोज तक के मुकाबले जारी रहेंगे। 18 जनवरी को फाइनल होना है। फाइनल में कामयाब होने वाली टीम को 5 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। जमीयतुल उलमा हिंद करनूल के जिले इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इंतखाबात में मौलाना इलियास कासमी को बतौर सदर और मौलाना अब्दुल कदीर को बतौर मुतमिद मुंतखब किया गया। अलावा दीगर मेंबरान को भी मुंतखब किया गया। ये इंतखाबात मौलाना मोहम्मद जुबैर कासिम की निगरानी में मुनक्किद किए गए। इस मौके पर मौलाना महमूद जुबैर कासमी ने बताया कि जमीयतुल उलमा हिंद पिछले 100 बरसों से मुल्क में अमन व अमान के लिए काम कर रही है और ये तंजीम कवानीन के एतबार से काम करती है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी यहाँ का दौरा करेंगे। आज जमीयतुल उलमा जिला करनूल के इंतखाबात का मरहला रहा। इन हजरात ने भी माशाअल्लाह जमीयतुल उलमा के सिलसिले में खास तौर पर मौलाना इलियास साहब सदर जमीयतुल उलमा करनूल, मौलाना अब्दुल कदीर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा करनूल और दीगर अहबाब ने जमीयतुल उलमा के जो उसूल ज़ाब्ते तरीक़ेकार है उस पर मेहनत करते हुए जमीयतुल उलमा को मुस्तहकम करने की इस इलाके में कोशिश की है। आज भी इंतखाबात के अंदर इन्हीं दोनों हजरात को सदर और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया और इसके अलावा दीगर अहबाब को नायब सदर और खाजिन की हैसियत से मुंतखब किया गया। इंशाअल्लाह 31 मार्च को जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मोहतरम मजलूमों के मसीहा कायद मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम अपनी आमद से करनूल को रौनक बख्शेंगे और इंशाअल्लाह अजीमुश्शान पैमाने